डिजिटल स्कूल ऑफ स्थापना एवं राजभाषा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रेलवे जो दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, कैसे अपने 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के विशाल परिवार को एक साथ लेकर चलती है? कौन है वो शक्ति जो एक नए कर्मचारी की भर्ती से लेकर उसके सेवानिवृत्त होने तक उसके हर सुख दुख, उसके हर अधिकार और उसके हर सपने का ख्याल रखती है? जी हाँ, वो शक्ति है भारतीय रेलवे का कार्मिक विभाग यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट। यह सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि रेलवे की धड़कन है, उसकी आत्मा है। आज के इस वीडियो में हम इसी विभाग के हर पहलू को समझेंगे, इसके संगठन, इसके उद्देश्य और इसके कार्यप्रणाली तथा नीतियों के बारे में। यह सिर्फ वीडियो जानकारी के लिए नहीं है बल्कि आपके अधिकारों को समझने, आपके कैरियर की राह को आसान बनाने और आपके संगठन के दिल के करीब लाने का एक प्रयास है। तो शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को और जानते हैं भारतीय रेलवे के कार्मिक विभाग को मेरे साथ। आज के सत्र में हम नवीनतम जानकारी के अनुसार मुख्य 3 हिस्सों को कवर करेंगे और वह मुख्य 3 हिस्से हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कार्मिक विभाग का संगठन। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन यानी कार्मिक विभाग के उद्देश्य और कार्य। और तीसरा, कार्मिक विभाग की नीतियां। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जिसमें लगभग 12.5 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 2020 के बाद से रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के साथ कार्मिक विभाग की संरचना में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अगर हम अपेक्स लेवल पर देखें तो अपेक्स लेवल पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जिन्हें सीईओ भी कहा जाता है, यह भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पद है। चेयरमैन के अधीन कई विषय आते हैं, जिनमें एचआर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, प्लानिंग, इंफ्रा, विजिलेंस, एफिशिएंसी एंड रिसर्च, पब्लिक रिलेशन, हेरिटेज एवं अन्य बहुत कुछ। दूसरा महत्वपूर्ण पद है डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज का। पहले डायरेक्टर जनरल पर्सनल कहलाते थे, अब डायरेक्टर जनरल एचआर कहलाते हैं। यह चेयरमैन रेलवे बोर्ड को सीधा रिपोर्ट करते हैं और कार्मिक विभाग की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड में कुल 5 सदस्य है। पहले यहाँ पर 8 सदस्य हुआ करते थे। जो मूल 5 सदस्य हैं वे हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड सीईओ। चेयरमैन, इन्हें रेलवे बोर्ड शॉर्ट में सीआरबी भी कहा जाता है। दूसरा, मेंबर इंफ्रा। तीसरा, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। चौथा, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। और पांचवा, मेंबर फाइनेंस। इन पांचों पदों को ध्यानपूर्वक याद रखें। पुनः रिपीट करता हूं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड में कुल 5 सदस्य हैं: सीआरबी एंड सीईओ, मेंबर इंफ्रा, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट और मेंबर फाइनेंस। जोनल रेलवे स्तर पर पर्सनल डिपार्टमेंट की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो जोनल स्तर पर प्रत्येक जोन में कार्मिक विभाग का नेतृत्व प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर करते हैं और पीसीपीओ यानी कि पर्सनल प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जोन के जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। पीसीपीओ की टीम में डिप्टी सीपीओ और सीनियर पर्सनल ऑफिसर्स होते हैं। मंडल स्तर पर प्रत्येक डिवीजन में विभाग का प्रमुख सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर होते हैं। जहां पर सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर का पद नहीं है, वहां पर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर भी होते हैं। सीनियर डीपीओ की सहायता के लिए जोन की संख्या के आधार पर, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर हो सकता है कि उनके नीचे में डीपीओ का भी पद हो और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के पद होते हैं। नए संगठनात्मक ढांचे में से किसी भी कार्मिक विभाग का
मुख्य उद्देश्य अपरिवर्तित रहे हैं। यानी कि जो उद्देश्य पहले थे कार्मिक विभाग के, नए संगठनात्मक ढांचों में वह उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, कार्यान्वयन पद्धति में अवश्य सुधार हुआ है। अभी इनका मुख्य उद्देश्य है वह है कि 12.5 लाख कर्मचारियों की क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करना, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कार्मिक प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, कर्मचारी कल्याण के कार्य, समस्त समग्र कर्मचारियों के अनुभव में सुधार लाना और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि, और इसके लिए प्रशिक्षण एवं विकास के कार्यक्रमों को बढ़ाया गया है। मुख्य कार्य के तौर पर देखें कि पर्सनल डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या है, तो वर्तमान स्थिति में हम इन्हें कुछ टुकड़े में बांटेंगे, जिनमें पहला है स्टाफिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी पहला इसका काम है भर्ती प्रक्रिया करना। तो आरआरबी और आरआरसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की जाती है ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की। वर्तमान में अब ग्रुप डी को भी ग्रुप सी में ही सम्मिलित कर दिया गया है। आईआरएमएस इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी ग्रुप ए सर्विसेज हैं उन सभी को एकीकृत करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के अंतर्गत में ले आया गया है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत में कर्मचारियों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है डिजिटल एचआर मैनेजमेंट। यानी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए डिजिटल व्यवस्था लाई गई है, जिनमें कि एचआरएमएस प्रोजेक्ट है। सभी एचआर प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया गया है, ई पास उपलब्ध कराए गए हैं और पीटीओ भी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से निकाली जाती है। तो पास और पीटीओ आज कर्मचारी को निकालने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और सभी कर्मचारियों को रिकॉर्ड को केंद्रीकृत डेटाबेस में इकट्ठा कर लिया गया है, जिसके ऊपर से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 7 सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 295 ट्रेनिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग कर्मचारियों को दिया जाता है, और जिससे उनके शैक्षणिक विकास और उनके मानसिक विकास को डेवलप किया जाता है, उनके तकनीकी योग्यताओं को भी बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कंटिन्यूअस लर्निंग पर भी जोर दिया जाता है, नई तकनीकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और इन जगहों पर लीडरशिप डेवलपमेंट, ताकि वे भविष्य में के लीडर बन सकें। कामों को निर्धारित रूप से करने के लिए एक अच्छे लीडर की आवश्यकता होती है। फोर्थ नंबर इंडस्ट्री रिलेशन। मॉडर्न अप्रोच को आइडेंटिफाई किया गया है, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों का निवारण किया जाता है और एम्प्लॉय को इंगेजमेंट किया गया है बेहतर संचार सुविधाओं के साथ में और सहयोग के साथ में। वेलफेयर और हेल्थ, कर्मचारी का स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मन स्थित होता है। और एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति और स्वस्थ मन का व्यक्ति एक अच्छा कर्मचारी साबित हो सकता है और रेलवे के लिए भला कर सकता है। रेलवे हेल्थ सर्विसेज में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है। हाउसिंग और एमिनिटीज में के द्वारा कॉलोनियों का प्रबंधन किया जा रहा है। फैमिली वेलफेयर के माध्यम से परिवार कल्याण की कई योजनाएं चलाई जा रही है। नए संगठनात्मक ढांचे के साथ कई महत्वपूर्ण नीतियों में बदलाव लाए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख नीतिगत बदलाव हैं, जैसे सर्विस इंटीग्रेशन पॉलिसी। आईआरएमएस के तहत में सभी जो 8 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज थे उसको आईआरएमएस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी विभिन्न डिपार्टमेंट में काम करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। दूसरा, डिजिटल फर्स्ट पॉलिसी। कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले सभी चीज को डिजिटलाइज यानी पेपरलेस कर दिया जाए। तो पेपरलेस ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है, सभी एचआर प्रोसेस को डिजिटल बनाया गया है। एआई और एमएल का इंटीग्रेशन करके भर्ती प्रोसेस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की टेक्निक में विकास किया जा रहा है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तीसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन। मेरिट बेस्ड प्रमोशन, केवल वरिष्ठता नहीं परफॉर्मेंस भी महत्वपूर्ण होती है। 360 डिग्री का फीडबैक, सभी स्तरों पर कर्मचारियों का फीडबैक लिया जाता है उनके उनको प्रमोशन देते वक्त में, उनको आगे बढ़ाने के समय।
एम्प्लॉय वेलनेस पॉलिसी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट करने के लिए हमारी एचआर सुविधाएं हैं, हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं। तो कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। और वर्क लाइफ बैलेंस करना, यानी कि कार्य के साथ साथ बाकी जीवन को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ओपन डेटा पॉलिसी रखी गई है एचआर डिसीजन में, जिससे पारदर्शिता मिलती है। ग्रीवांस रिड्रेसल है, तुरंत शिकायत पर निवारण की सुविधाएं दी गई है। इसके लिए कई प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी की गई है। स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, आने वाले तकनीक, जितनी भी महत्वपूर्ण तकनीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी लागू की गई है। और साथ ही साथ कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि जीवन पर्यंत सीखने की संस्कृति, ताकि जब भी कोई नई चीज की जानकारी मिले, वह कर्मचारी को उसके बारे में पता होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो 2025 में कार्मिक विभाग में न केवल पारंपरिक एचआर फंक्शन को संभाला है, बल्कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से भी काम कर रहा है। नए संगठनात्मक ढांचे के साथ ये विभाग और भी अधिक कुशल, पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित बन गया है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड एवं सीओए के सीधे नेतृत्व में डीजीएचआर की टीम भारतीय रेलवे के 12.5 लाख कर्मचारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट की इस कक्षा में आज बस इतना ही। यह सिलेबस हमने ग्रुप बी के लिए जारी 70% और 30% में दिए गए सिलेबस को आधार बना करके बनाया जा रहा है। और यह उस सिलेबस से को पूरा करने की प्रक्रिया में पहला चरण है। तो उम्मीद है आपको यह अद्यतन जानकारी उपयोगी लगी होगी। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे बढ़ता है, इससे ये पता चलता है कि आपको हमारी सेवाएं अच्छी लग रही है। तो आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट हमारे लिए अति आवश्यक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।